कॉपर कनेक्शन में अब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जिंदल स्टेनलेस के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत होगी नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर और काफ़ी आने वाले तिमाहियों में किस तरह से कंपनी की योजना है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। जिंदल स्टेनलेस के सीईओ सीएफओ होल टाइम डायरेक्टर तरुण कुमार खुलबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए यहाँ पर पहला सवाल, तो क्योंकि टैरिफ का मामला काफ़ी गर्म हो रखा है आजकल, तो उसी का इम्पैक्ट एडिशनल टैरिफ का शुरुआत में जिसे करना चाहती हूँ। डायरेक्ट इम्पैक्ट आप इसको समझते हैं या कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मूड बिगाड़ सकता है और थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है? आपको क्या कहेंगे सर? कविता, पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको पोजीशन क्लियर करता हूं कि जहां तक सवाल हमारी कंपनी का है, मतलब हमारी इंडस्ट्री का है, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा जहां पे स्टेनलेस स्टील और स्टील एंड एल्युमिनियम की जहां तक बात है, इसके ऊपर टैरिफ ऑलरेडी ट्रंप जी के द्वारा जब वो उनके जो पहला जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने 25% का अंडर सेक्शन 232 लगाया था। और इस 232 को पिछले महीने 4 जून को बढ़ा करके 50% ऑलरेडी कर दिया गया। इसमें बल्कि डिफरेंस ये है कि जो पहली बार जब 2018 में उन्होंने लगाया था उस समय जो 25% था उसमें कई देशों को एग्जम्पशन मिल गई थी, जिसमें कि जैसे साउथ कोरिया, ईयू एंड ताइवान, इन लोगों को एग्जम्पशन था। इस बार अभी जो 50% लगा हुआ है वो सबके लिए लगा हुआ है। तो बल्कि मैं ये कहूंगा तो उस एंगल से तो थोड़ा सा और लेवल प्लेइंग फील्ड है। नाउ बात करते हैं जो 25% का भी कल जो लगाया, तो उससे हमें डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं है, बट बाकी जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके एंगल से अभी देखने वाली बात होगी। बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन टैरिफ को हर कोई काफी ध्यान से देख रहा है, और क्योंकि ये काफी कुछ इसमें फ्लूइडिटी भी है तो उसको एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी भी है। अब अमेरिका से एक जत्था आना भी है जिनसे बातचीत होगी, तो टैरिफ फ्रंट पे मेरे ख्याल से और भी बातचीत की गुंजाइश है। हालांकि पीएम मोदी ने काफ़ी कड़ा रुख एक अपना स्टैंड ले लिया है। बट हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड शेप अप अब यहाँ से कैसी होगी उस पर भी सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी तय नहीं है, निर्धारित नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, फिलहाल एक्सपोर्ट डिमांड इतनी अनिश्चितताओं के साथ साथ कैसी शेप अप हो रही है? फिलहाल की स्थिति क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक क्लियर करना चाहूंगा कि जहां तक हमारी कंपनी की ग्रोथ का, वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, जो कि हमने जिसकी गाइडेंस पहले 9 to 10% की दी हुई है, हम उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। द रीजन बीइंग कि हमारी डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं रही है। हमेशा 9 to 10% के ही एक्सपोर्ट का शेयर था। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड इज गुड, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, सारे सेक्टर्स काफी अच्छा अपनी डिमांड को मेंटेन कर रहे हैं। नाउ डेफिनेटली जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक्सपोर्ट में चल रही है, काफी फ्लूइडिटी है, काफी चेंजेस होते रहते हैं, तो हम भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो और उसको, चूंकि एक्सपोर्ट को हम अदरवाइज ऑल्सो एज अ बैलेंसिंग एक्ट ज्यादा देखते हैं, बैलेंसिंग नंबर के तरीके से ज्यादा देखते हैं, तो उसको देखते हुए जहां तक हमारी ग्रोथ का सवाल है उसके ऊपर हम कायम हैं। जो हमने जो भी गाइडेंस दिया है उसके ऊपर मेंटेन करते हैं, और एक्सपोर्ट को हम कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं। इवन यूएसए मार्केट को भी, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट तो वो भी है, उसको भी वॉच कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जहां पे हमको ज्यादा हिसाब किताब दिखता है उस तरीके से हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के बीच में बैलेंसिंग करते रहेंगे, लेकिन अपनी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, अब क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड फ्रंट को भी हमें ये समझना है, वो अब तक कैसी रही है और कहाँ कहाँ आपको बेहतरी के ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं? ऑटो, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेगमेंट वाइज अगर हम जाएं तो कहाँ पर किस तरह की समीकरण बन रहे हैं? तो कविता, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया एंड इसका आंसर भी दूंगा। लकीली हमारे देश में करीब करीब सभी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे वो मेट्रो हो, रेलवेज हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो। बल्कि इसमें कुछ एक चीजें और अभी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
जो कुछ चीजें हैं लाइक सिंक है, बर्तन हैं, वाटर बॉटल्स हैं, इसके ऊपर बीआईएस और मैंडेटरी किया, और वो बीआईएस मैंडेटरी होने की वजह से इन सेगमेंट्स में भी अब एक क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड निकल करके आ रही है, और मुझे लगता है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर है, और इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी और हमारी कंपनी के लिए भी एक वहां से भी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, एंड दीज आर द न्यू वंस जो मैंने अभी आपको बोले, जिनकी वजह से मुझे लगता है और डिमांड में काफी मोमेंटम बना रहेगा। बिल्कुल, लेकिन सर एक चिंता का विषय, अब जो चीप इंपोर्ट्स है ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, इंडस्ट्री के लिए। अब ये किस तरह से शेप अप हो रही है ये समस्या, और कितनी जटिल हो रही है, इसका इम्पैक्ट अगर मैं आपके बिजनेस पे समझना चाहूँ तो कितना प्रभावशाली अब रह गया है, पहले के मुकाबले भी अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो कितना सुधार, और क्या क्या एरियाज निपटने के लिए बचे हैं? तो चीप इंपोर्ट डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए कोई एक खतरा या एक डैमेजिंग इशू है, और जो इंडस्ट्री में चाहे वो बड़े प्लेयर हों चाहे एमएसएमईज हों, सभी को हर्ट करता रहा है। इसमें मैं ये कहूं कि चूंकि चीप इंपोर्ट के साथ साथ क्वालिटी भी एक इशू रहता ही था, तो कुछ तो हालात बेहतर हुए हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीआईएस ने जो मैंडेटरी किया है कि इन सब में एक सर्टेन बीआईएस सर्टिफाइड ही प्रोडक्ट आए और बीआईएस सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही यूज हो, तो वो एक उससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज को और कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। बट बियॉन्ड ऑल्सो हमने इंडस्ट्री ने, इस्दा ने जो एसोसिएशन है, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी एप्लीकेशन इंडस्ट्री की ओर से लगाई गई है, एंड उसके ऊपर भी एप्लीकेशन को अभी लेकर के उस पर कुछ अधिकारी भी डीजीटीआर ने नॉमिनेट कर दिए हैं, जिसको कि अभी वो स्टडी कर रहे हैं। ये कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन लगी है, और मुझे लगता है देखते हुए जिस तरीके से सारी दुनिया में हर कोई इन बात को समझ रहा है कि चीप इंपोर्ट्स और पुअर क्वालिटी इंपोर्ट्स और इन सबको देखा जाए, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी डीजीटीआर इसको स्टडी करेगा और एक पॉजिटिव तरीके से इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन का आपने यहाँ पर जिक्र किया है जो कि सरकार को की गई है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की तरफ से। रिप्रेजेंटेशन में किस तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो दिए गए हैं, कोई खास बात जो कि आप हाईलाइट कर सकें जिससे हमें ये अंदाजा लगे कि सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ सकती है? नहीं, तो इसमें जो पिछले साल के डेटा और उसमें नॉर्मली उससे भी पिछले 3 साल के डेटा को लेकर के स्टडी की जाती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन पूरा किया गया है कि किस तरीके से ये जो डंपिंग की जा रही है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम एंड इंडोनेशिया, फ्रॉम ऑल दीज जो देशों से, तो वो सब रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। एंड मुझे लगता है कि जब इसकी जो कि ऑलरेडी स्टडी शुरू कर दी है डीजीटीआर ने, मुझे लगता है वो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री के कंसर्न हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उसको जेन्युइन पाएंगे और उसी हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे थोड़ा सा आपकी ऑर्डर पाइपलाइंस के बारे में बातचीत करनी है, बिकॉज अब रेवेन्यू चर्निंग अगर मैं ऑर्डर बुक और न्यू ऑर्डर्स के लिहाज से समझना चाहूँ तो वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, तो इसमें तो आपसे कहूंगा कि हमारा जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो भी हमने गाइडेंस दे रखी है अपनी ग्रोथ की 9 से 10% की, हम उसको अभी मेंटेन कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी हमने गाइडेंस प्रोवाइड करी है उसको हम मीट करेंगे। और अभी हमारा जो Q1 के भी जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमने 8.2% की ग्रोथ ऑलरेडी शो करी है। ऑलराइट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन सवाल बचे हुए हैं। अगली बार जब भी जुड़ना होगा तो और विस्तार से बातचीत करेंगे समय लेकर आपसे। धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन का भी समय समाप्त होता है और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।